अब अभय जी, भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं इस पैक्ट के लिए, क्योंकि भारत के पड़ोसी का एक ऐसे पैक्ट में चला गया है जिसमें से अब भारत को किसी भी तरह का इंगेजमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से, कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो वो भारत की सुरक्षा क्या करेंगे? जब मिडिल ईस्ट के लोग ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे, तो भारत के लोग उन पर क्या भरोसा करेंगे? एक जरा सी गलती या एक जरा सा गलत निर्णय भारत को एक अजीब स्थिति में पहुंचा सकता है। भाई जी, क्या वर्ड यूज करना चाहिए? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेलियर कह लें या नॉन एग्जिस्टेंस कह लें, या आई डोंट नो किस स्टेज में है वो। भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी, और मैं स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हूं, अभी की जो विदेश नीति है भारत की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस पैक्ट के बाद से भारत का 8-10 साल से किया गया पेड़ जिसमें भारत तेल डाल रहा था या भारत जिसमें पानी डाल रहा था, वो खराब हो गया। एक भारत की विदेश नीति I2U2 वो भी इसके बाद खत्म हो गई। इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे? इजराइल के चक्कर में हमने अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि एक देश ने किसी दूसरे देश से कहा होगा हमारे एटम बम आपके भी हैं, तो आपको जरूरत होगी तो आपके पक्ष में भी एटम बम इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा अमेरिका ने भी कभी नहीं कहा था, ऐसा रूस ने भी कभी नहीं कहा, चीन ने भी कभी नहीं कहा, ब्रिटेन और फ्रांस जो एटमी ताकतें हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। भारत का तो ऐसे कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कहा और ऐसा किया। सारी दुनिया के लिए एक तरह का वो है, एक तरह की चुनौती है, सोचने के स्तर पर भी और करने के स्तर पर भी। क्या वर्ड यूज करना चाहिए? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेलियर कह लें या नॉन एग्जिस्टेंस कह लें, या आई डोंट नो किस स्टेज में है वो। भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी। भारत के लिए ये पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं एक एक करके आपको इस पे अपन चलते हैं। पहले अपन समझते हैं इस पैक्ट के बारे में। अभी ये पैक्ट मक्का में साइन हुआ, इसको मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट बोल रहे हैं, जो नाटो के लाइन पे है। इसमें और नाटो के पैक्ट में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो आपने सही बोला एक बार। तो टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच ये जो पैक्ट हुआ है, ये मक्का में इसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, इसीलिए इसे मक्का प्रतिरक्षा संधि या मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। अबे जी, इसमें और नाटो में एक बहुत बड़ा अंतर है। नाटो जो पैक्ट था वो इज ए ब्रॉडर पैक्ट, डिफेंस एक छोटा सा एलिमेंट था। ये केवल और केवल डिफेंस का पैक्ट है। इसके अंदर 5 आर्टिकल है, 5 चारों में डिफाइन किया, और 5वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक कंट्री पे किया गया अटैक में दूसरी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। विश्व में इस तरह के पैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। एक जमाने में सिमिलर काइंड ऑफ पैक्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया और फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में था, और नाटो के बीच में तो है ही इस तरह का पैक्ट। अब इसको टर्की को लाने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, क्या जरूरत थी? अबे जी, जब लोगों को अपनी छतरी में छेद दिखना चालू हो जाते हैं तो लोग अब नई छतरियां खरीदना चालू कर देते हैं। आज अभी तक मिडिल ईस्ट की डिफेंस की जिम्मेदारी अमेरिका के हाथों में थी, खासकर सऊदी अरब की। सऊदी अरब और अमेरिका का पैक्ट था कि आप डॉलर में तेल खरीदेंगे और हम आपको डिफेंस देंगे। वो डिफेंस के बदले आज अमेरिका से सऊदी अरब दूर हटता हुआ टर्की और पाकिस्तान के पास जा रहा है, और टर्की के बहाने या रास्ते वो नाटो और यूरोप के अलाइज के पास जाने वाला है अपने डिफेंस के लिए। तो इससे एक बात तो क्लियर है भाई जी कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री अमेरिका को किसी तरह के डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइडर के रूप में नहीं देखते, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार का मतलब मध्य पूर्व जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल गया है, पूरी तरह निकल गया है, पूरी तरह निकल गया। इस पैक्ट में टर्की का आना और टर्की के रास्ते से पूरी नाटो कंट्रीज और यूरोप का एंट्री करना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका पे मिडिल ईस्ट भरोसा नहीं कर रहा है अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए। वो
यूरोप के ऊपर तरफ देख रहा है और यूरोप से चाह रहा है कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करें। पहला तो इसका ये इंपैक्ट है। दूसरा इंपैक्ट, इजराइल ने टर्की को बहुत बड़े बड़े थ्रेट दिए थे कि अब ईरान के बाद तुम्हारा नंबर है, नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। और टर्की ने भी अमेरिका इजराइल को सीधे सीधे बोला था कि हम इस बार आर पार की लड़ाई टर्की से कर देंगे, तो सॉरी इजराइल से कर देंगे। अब जी इस पैक्ट का डायरेक्ट मैसेज जो है वो अमेरिका और इजराइल को भी कि अब टर्की के पास पहले भी न्यूक्लियर वो था अम्ब्रेला बिकॉज ऑफ नाटो, लेकिन हो सकता है वो अमेरिका की वजह से वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या वो न्यूक्लियर या सिक्योरिटी एश्योरेंस टर्की के काम नहीं आता। लेकिन अब जो पाकिस्तान के संग जो सऊदी अरब के संग पैक्ट हुआ है, इसके अंदर डेफिनेटली टर्की ने अपने आप को सुरक्षित और डबल सुरक्षित कर लिया। अब आते हैं अपन हिंदुस्तान पर। तो भारत तो शायद मेरे ख्याल से इस बार उनको पता चला होगा या तो अल जजीरा से या CNN से, उनको उस टीवी चैनल से पता चला होगा कि ऐसा पैक्ट हो रहा है। बट एनीवे पैक्ट हुआ। अब अभय जी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं इस पैक्ट के बाद, क्योंकि भारत के पड़ोसी का एक ऐसे पैक्ट में चला गया है जिसमें से अब भारत को किसी भी तरह का इंगेजमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से। भारत एक परमाणु शक्ति है, बड़ी देश है। मुझे लगता है भारत को अपने विदेश नीति बहुत ही सही ढंग से करना चाहिए, और मैं स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हूं अभी की जो विदेश नीति है भारत की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस पैक्ट के बाद से भारत का 8-10 साल से किया गया पेड़ जिसमें भारत तेल डाल रहा था या भारत जिसमें पानी डाल रहा था वो खराब हो गया। एक भारत की विदेश नीति I2U2 वो भी इसके बाद खत्म हो गई। अब उसका I2U2 में से एक आई चला गया और एक यू चला गया। तो भारत को अपनी नई विदेश नीति को फिर से रियलाइन करना पड़ेगा वर्ल्ड में। अब I2U2 का आपने एक बार पहले खोल के बताया था नई परख के दर्शकों को, वो भूल गए होंगे, एक बार फिर से बता दीजिए कि I2U2 का मतलब क्या है। I2U2, आई मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब यूएस एंड यूएई। तो अब इसमें अभय जी मैंने क्यों बोला कि एक आई और एक यू चला गया, अभय जी क्या है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो वो भारत की सुरक्षा क्या करेंगे? जब मिडिल ईस्ट के लोग ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो भारत के लोग उन पर क्या भरोसा करेंगे? और करना चाहिए। दोनों देश मिलके, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों को वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए जिसकी वो गारंटी और पैसे ले रहे थे हर महीने। हर साल अलग टैक्स ले रहे थे और हर महीने रॉयल्टी अलग ले रहे थे। तो वो तो हो गई खत्म भारत। और इस पैक्ट के बाद तो बहुत ही अजीब सी स्थिति बन जाएगी। इसके मल्टी डायमेंशन है, वो इस 2-3-4 घंटे में खत्म भी नहीं हो सकते, इतने ज्यादा डीप डायमेंशन है। भारत के सामने रियली चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम है, जो मुझे लगता है सही मायने में एक टेस्टिंग टाइम होता है, वो अब शुरू हुआ है। खासकर इस पैक्ट के बाद से एक जरा सी गलती या एक जरा सा गलत निर्णय भारत को एक अजीब स्थिति में पहुंचा सकता है। भाई जी जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है, कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। बिल्कुल, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। तो जैसे ही ये विवाद होगा, सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए, लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। अभी जी इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। अभी जी वो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला, और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा।
हम्म, भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। हम्म, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, हम्म, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। हम्म, भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स। हम्म, और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए हम्म, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म, इजराइल और अमेरिका। हम्म, अमेरिका का तो अपना भी साइड से रख देते हैं। इजराइल हम्म, अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। हम्म, इजराइल के चक्कर में हमने अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। हम्म, भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। हम्म। सब भारत तरह ने के सप्लाई की इजराइल को? भारत ने इजराइल को सप्लाई की? अच्छा। भारत ने इजराइल को सप्लाई किए, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, बुलेट्स, तोप के गोली वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भाई। 5,600 शिपमेंट में किए, बिग क्वांटिटी। आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिलेगी। सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। अमेरिका का उतना इफेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे जहां से वो इसको बचा पाए। भारत वाकई में बहुत नाजुक स्थिति में है। मुझे यही डर लग रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किए हैं। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट अब किया, इस एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, तो वो केवल एक ही कंट्री बचती है, वो है इजराइल। और इजराइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि क्या उसके बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक जरा सी गलती भारत को बहुत अजीब सी स्थिति में धकेल सकती है।